Hello student, welcome to the seventh lecture of polymer chapter. In this lecture we are going to talk about semi-synthetic polymers. उनका यूज क्या होता है वो भी देख लेंगे. बट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग ने बेटा पूरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कंप्लीट कर दिया था. उसके अलावा भी हम लोग ने बहुत सारे जो मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, वो भी हमने स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए. तो इस लेक्चर में विल बी डीलिंग विद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. Semi-synthetic polymers. नाम से पता चल रहा है सेमी सिंथेटिक मतलब हाफ मैनमेड, सिंथेटिक मतलब मैनमेड बोल सकते हैं आप. ठीक है, सो जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग बेटा केमिकल ट्रीटमेंट से मॉडिफाई करते हैं. जैसे ट्रीटमेंट से बेटा अपीयरेंस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लस्टर है, ये सब हम लोग मॉडिफाई करते हैं. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली द प्रॉपर्टीज of natural polymers, the properties of natural polymers are modified by chemical treatment. The properties of natural polymers are modified by chemical ट्रीटमेंट. और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद जो पॉलीमर्स मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले एग्जांपल लूं तो सेल्यूलोज डाइएसिटेट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. सेल्यूलोज डाइएसिटेट इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. ठीक है, ये कैसे मिलता है? अगर हम लोग सेल्यूलोज लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड. इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 it will give you cellulose diacetate. ठीक है, तो इससे हमको मिलेगा सेल्यूलोज डाइएसिटेट. ना नो डाउट बच्चों, सेल्यूलोज जो है वो खुद एक पॉलीमर है. इट्स अ प्लांट ऑब्टेन और प्लांट सोर्स पॉलीमर. ठीक है, तो उसके ऊपर हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया एसिटिक एनहाइड्राइड का. तो वो जो नया हमको पॉलीमर मिला है ये एक आपका क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है बच्चों, याद रखना. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज यूज्ड एज अ yarn material. It is used as a yarn material for special type of films, special type of films and glass. ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. ठीक है, चलो सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 सेमी सिंथेटिक में, तो सेल्यूलोज नाइट्रेट. सेल्यूलोज नाइट्रेट basically this cellulose nitrate is also known as gun cotton explosive compound है. It's a nitro derivative of cellulose. It's a nitro derivative of cellulose. ठीक है, चलो let's move to the third one, very important, viscous rayon. viscous rayon ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. विस्कस रेयॉन इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. जनरली क्या होता है, जो सेल्यूलोज का वुड पल्प होता है, सेल्यूलोज का जो वुड पल्प होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, विस्कोस रेयॉन. तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज. सेल्यूलोज वुड पल्प इज ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड इनटू विस्कस रेयॉन. ठीक है, तो बेसिकली आप वापस से केमिकल ट्रीटमेंट ही कर रहे हो. ठीक है ना, तो अगर मैं इसका रिएक्शन जैसे बताऊं, ठीक है ना, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर तो बेटा इट्स अ पॉलीमर, नॉट पॉसिबल. अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इसके दो फ्रैक्शंस होते हैं. बट अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो ये आपका सेल्यूलोज वुड पल्प है जो रॉ है एकदम. केमिकल ट्रीटमेंट के बाद भी यही रहेगा, बट इसके ऊपर थोड़ा इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी, उसको हम लोग विस्कस रेयॉन बोलते हैं. सो सबसे पहले अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ NaOH के साथ, तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा रिएक्शन किसके साथ किया जाता है, ये सब टाइप के. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्यूलोज, यहाँ पे OH जो है
वो यहाँ पे हो जाएगा ONA, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ONA। फिर इस कंपाउंड का रिएक्शन साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेटा मैंने लिखा वाटर एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के लिए साथ, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेल्यूलोज O C डबल बॉन्ड S S माइनस Na प्लस, इसको बोलते हैं सेल्यूलोज ज़ैंथेट, सेल्यूलोज ज़ैंथेट, ठीक है ना। सेल्यूलोज ज़ैंथेट जो होता है इसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है, सेल्यूलोज ज़ैंथेट का फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, इट इज फर्दर ट्रीटेड विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ ट्रीटमेंट करने से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये आपको दे देगा सेल्यूलोज O C डबल बॉन्ड S SH। फिर इसका फर्दर रिएक्शन किया जाता है वाटर के साथ, वापस से हीट करेंगे तो ये आपको कंपाउंड दे देगा बेटा सेल्यूलोज OH प्लस CH2 वापस से मिल जाएगा आपको। तो ये वाला जो है ये भी इसके जैसे दिख रहा है, बट इसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट होने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस रेयन बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरली क्या होता है नाम बता दिए जाते हैं, बट ऐसे हम लोग को ये भी थोड़ा याद रखना है, बिकॉज जो आपका नया टेक्स्ट बुक जो आया है बेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसमें विस्कस रेयन के ऊपर इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा दी है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। वल्कनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर के अंदर बेटा बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे वो सॉफ्ट होता है, बाद में स्टिकी होता है, इलास्टिक होता है। अगर आप 62 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो बेटा वो सॉफ्ट हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्रिटल बन जाता है, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। तो उसके लिए बेटा चार्ल्स गुडियल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा इसका सल्फर का रिएक्शन कराया था किसके साथ, नेचुरल रबर के साथ, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइज रबर। तो नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर मैं पूरा का पूरा आपको नेचुरल रबर क्या होता है और वल्कनाइजेशन कैसे किया जाता है वो डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, मोल्टन नेचुरल रबर, molten natural rubber is treated with a fixed amount of sulfur, which is molten sulfur, to get vulcanized rubber। कौन सा रबर, वल्कनाइज्ड रबर, और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। उसके बाद में लास्ट एक और एग्जांपल खाली याद रख लेना, क्यूप्रा अमोनियम रेयन, ठीक है, क्यूप्रा अमोनियम रेयन। So these are the different examples of what सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के हमने एग्जांपल्स भी पढ़ लिए, कोई भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। अभी नेक्स्ट बोर्ड पे बेटा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि नेचुरल रबर क्या होता है और उसका वल्कनाइजेशन करने के बाद कौन कौन सा उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका फोटो ले लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर क्या होता है, ठीक है, और उसका वल्कनाइजेशन क्यों किया जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल रबर, ये आपका कन्वर्ट और ये टॉपिक कवर हो जाएगा कौन सा, नेचुरल पॉलीमर्स वाला पार्ट। सो अगर हम लोग बात करें नेचुरल रबर की, तो पहले हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री। रबर जो होता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री एज अ लेटेक्स। लेटेक्स के फॉर्म में ये आपको मिलता है बच्चों, ठीक है। ये जो लेटेक्स होता है वो कोलाइडल सस्पेंशन होता है। सो बेसिकली नेचुरल रबर इज अ कोलाइडल सस्पेंशन, इट इज अ कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ रबर in water, it is a colloidal suspension of rubber in water, ठीक है। नेचुरल रबर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, सो उसको ध्यान देते हैं। इट इज अ लीनियर पॉलीमर, इट्स अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। देखो मैंने बेटा वर्ड आपको पहले भी बताया था आइसोप्रीन, ठीक है ना। व्हाट इज आइसोप्रीन, इट इज 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर ब्यूटा 1,3 डाइन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज वो भी कौन सा पॉलीमर, सिस
ट्रांस नहीं है, ट्रांस को बेटा हम लोग कुछ और बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। सिस पॉली आइसोप्रीन, ठीक है ना, सिस पॉली आइसोप्रीन यूनिट। तो इसका मतलब ये सिस फॉर्म में बेटा, इसको हम लोग ऐसे लिखने से अच्छा हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म होता है, सिस फॉर्म होता है, ठीक है। तो दैट इज सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। चलो अभी इसके डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो आइसोप्रीन यूनिट होता है उसी को बेटा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। सो दिस इज योर आइसोप्रीन यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। अगर हम लोग इसका सिस फॉर्म देखें तो सिस फॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखना, CH2C, यहाँ पे मैं CH3 लिख रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इफ आई राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज 1 2 3 4 2 methyl buta 1,3 diene. So this compound on polymerization, ठीक है, ये बॉन्ड स्टूडेंट्स ऐसे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा याद रखना, इट इज गोइंग टू बी सिस फॉर्म याद रखना। सो यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड C है ना, तो इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये तो CH3 है ही है, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, CH2। तो ये वाला जो कंपाउंड हमारा बना है, यहाँ पे एक CH आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक H है, तो ये वाला जो कंपाउंड हमारा बना है इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबर, एंड इट इज विच फॉर्म, सिस फॉर्म। ये देखो, ये चेन और ये चेन बेटा कौन से फॉर्म में, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, तो इट इज गोइंग टू बी सिस फॉर्म। इसमें एक ट्रांस फॉर्म होता है जिसको गुटा पर्चा बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो बोलते हैं। अभी इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जो चेन्स होती हैं, द चेन्स आर हेल्ड बाय weak, one second, they are held by weak van der Waals force, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और वीक वैन डर वाल फोर्सेस होने की वजह से इट इज इलास्टिक, सेकेंड थिंग इट इज सॉफ्ट, एंड इट हैज लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब इसके डिसएडवांटेजेस है, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम लोग बात करें और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, जो नेचुरल रबर होता है इट गेट्स सॉफ्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस। तो जो हॉट कंट्रीज में अगर हम लोग नेचुरल रबर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा वो तो टायर अगर उसका बनाएंगे तो 62 डिग्री सेल्सियस के लिए आएगा तो सॉफ्ट होने लगेगा, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड एट लो टेम्परेचर of 10 degree Celsius it becomes brittle, वो brittle हो जाता है। तो ये भी इसका एक क्या है, ड्रॉबैक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मोर ड्रॉबैक इज, नेचुरल रबर जो है उसके अंदर वाटर एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इट हैज हाई वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, तो ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक। तो स्टूडेंट्स इतने सारे प्रॉपर्टीज है, इतने सारे ड्रॉबैक्स है, उनको हटाने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन करते हैं। तो वल्कनाइजेशन क्या होता है, क्यों किया गया, वो है इन सब रीजंस है, इन सबको निकालने के लिए किया गया। बट एक नोट पॉइंट याद रखना कि जो पॉली आइसोप्रीन यूनिट होता है, आइसोप्रीन तो पता ही है सबको, अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म लूं, सिस फॉर्म तो नेचुरल रबर है, जो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ आइसोप्रीन, it is known as gutta percha, very important MCQ question, gutta percha। now what is the meaning of gutta percha? gutta percha का मतलब होता है, gutta का मतलब होता है गम, क्या होता है, गम, एंड पर्चा का मतलब होता है ट्री। तो इसका मतलब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, गम ट्री, एंड ये कौन से फॉर्म में होता है, ट्रांसफॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो सुनो,
ये वाला जो था वो सिस फॉर्म था, देखो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन था वो सिस फॉर्म में था, ठीक है। अगर मैं इसको इस पोजीशन को ऊपर लेके नीचे कर दूं यहाँ पे ये पोर्शन को, तो कैसे जरा देखना, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH2, ये वाला C, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे HN, देखो अभी ये ट्रांसफॉर्म में आ गया। अगर मैं इसके N मोनोमर्स लेके इसका पॉलीमराइजेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से, CH3 ये C, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ज्वाइन हो गया, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी N टाइम्स और यहाँ पे तो H है ये। सो दिस इज डबल बॉन्ड का पोजीशन, देखो एक डबल बॉन्ड के ऊपर वाले साइड में, एक डबल बॉन्ड के नीचे वाले साइड में, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म। एंड ट्रांसफॉर्म जो है वो ना तो इलास्टिक है, सो इट इज नॉन इलास्टिक एंड इट इज नॉन क्रिस्टलाइन, डू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये रबर नहीं है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म गुट्टा पर्चा। तो नेचुरल रबर के अंदर आपको स्टूडेंट्स बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिल गए। अभी हमको एक ही करना है कि इसका वल्कनाइजेशन करके, और वल्कनाइजेशन करने के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो, फिर बात करते हैं आगे। Okay students, so to overcome the problems regarding to what natural polymer, that is natural rubber, sorry, we have to vulcanize it. तो next topic is vulcanization of rubber। तो अभी हमको पता चल गया कि नेचुरल रबर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्कनाइजेशन जो है वो बेटा बेसिकली क्यों किया जाता है, टू ओवरकम क्या लिख रहा हूं मैं, टू ओवरकम the problems associated with, to overcome the problems associated with natural rubber। बोर्ड वाले स्टूडेंट ऐसे लिखिएगा, व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो ये सब आप लिख सकते हो। टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नेचुरल रबर, वी कैरी आउट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, carry out vulcanization of rubber to make it more tough and elastic, बराबर, more tough and elastic। चार्ल्स गुडियर, नाम याद रखना, चार्ल्स गुडियर, आपने सुना होगा, गुडियर टायर भी आते हैं आजकल, ठीक है ना। चार्ल्स गुडियर उन्होंने क्या किया था बेटा, ही एडेड नेचुरल रबर को, नेचुरल रबर के अंदर उन्होंने बेटा कौन से फॉर्म में, मोल्टन नेचुरल रबर के अंदर उन्होंने क्या डाला था, मोल्टन सल्फर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर करके चेक किया गया कि कितना परसेंट सल्फर में ऐड करना चाहिए, वो बेटा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, और उससे बेटा जो रबर मिला वो क्या है, मच मोर टफ एंड स्ट्रॉन्ग था, उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। तो नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को मैंने मॉडिफाई कर दिया, देयरफॉर इट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। स्टूडेंट्स ना बेसिकली ये होता कैसे, ध्यान देना, एक और चीज याद रखना, नोट पॉइंट, ऑटोमोबाइल टायर्स जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके अंदर 5% सल्फर होता है। टायर मतलब रबर ही है ना, वो तो बेटा वल्कनाइज्ड रबर है, तो 5% बेटा उसमें क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा ये वल्कनाइजेशन किया कैसे जाता है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास में ये वाला पार्ट है, आप लोगों को याद आता होगा कि ये तो कुछ हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, सर ये तो आपका कौन सा रबर है, नेचुरल रबर है, तो ये हो गया आपका नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का जब ट्रीटमेंट किया जाता है किसके साथ, सल्फर के साथ, ठीक है ना, सल्फर के साथ इसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है तब ये बेटा नेटवर्क पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। सर कैसे, जरा बताओ, तो डिटेल समझो, CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉलीमरिक चेन है। ये कौन सा चेन है बेटा? पॉलीमरिक चेन है, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे एक और पॉलीमरिक चेन बना दूं ऐसे, CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बेटा, करेक्ट। तो ये तो आपके नेचुरल रबर ही है, पॉलीमरिक चेन ही है, ठीक है। इनके बीच में जब नेचुरल रबर था तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस था, बट अभी यहाँ पे बेटा सल्फर ही लिंकेज आ जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे एक सल्फर आ जाएगा और यहाँ पे भी सल्फर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है अभी इस रबर को हम लोग क्या बोलते हैं? वल्कनाइज्ड रबर। और ये जो वल्कनाइज्ड रबर इट इज मच मोर टफ एंड स्ट्रॉन्ग देन नेचुरल रबर। और ये अभी किस में गया बच्चों? क्रॉस लिंक्ड में गया। सो इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो 5% सल्फर ऑटोमोबाइल टायर्स में डाला जाता है, ये बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये क्रॉस लिंक क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये अभी दो चेन्स क्या हो गए? ज्वाइन हो गए बेटा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट योर वल्कनाइज्ड रबर। सो वी हैव कंप्लीटेड द कांसेप्ट ऑफ वल्कनाइज्ड रबर एंड नेचुरल रबर क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थे, वो सब हमने कवर कर लिए। सो बच्चों इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8, we will be considering the different methods or different ways of classifying the polymers। एक मेथड हमने कंप्लीट कर लिया based on the source, बाकी सब अभी बहुत फटाफट होने वाला है बिकॉज वो सब हमारे स्ट्रक्चर्स ही हो गए, बट अभी तो खाली नाम होगा कि जैसे इलास्टोमर्स क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है, वो सब बहुत इजी लगने वाला है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी मेरे हिसाब से सिर्फ एक लेक्चर और लगना चाहिए and then we will finish the chapter from your entrance point of view बेटा। ये एडवांस तक की बात अगर हम लोग करें तो बेटा हम लोग चीज कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हर एक चीज को नोटबुक में अच्छे से लिख के मेंटेन करिए। We will meet in the next lecture with the concept of different ways of classifying the polymers. Thank you class.